नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए, यह बयान हमारा, आपका या विपक्ष के किसी नेता का नहीं है, बल्कि सेना के अधिकारी का है कि राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए। इस बयान पर सफाई जारी कर देने से यह बयान यहीं खत्म नहीं हो जाता है। आज के कई अखबारों में यह खबर छपी है और यही छपी है कि इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी के सेमिनार में भारत के डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए हैं। ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ में सब जगह कैप्टन शिव कुमार का बयान छपा है। जकार्ता की यूनिवर्सिटी ऑफ दिरगंतारा में एक सेमिनार हुआ। इसका विषय था एनालिसिस ऑफ द पाकिस्तान इंडिया एयर बैटल एंड इंडोनेशियाज एंटिसिपेटरी स्ट्रेटजीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एयर पावर। इस सेमिनार में कैप्टन शिव कुमार 35 मिनट की अपनी प्रस्तुति में बताते हैं कि भारत की वायुसेना को लड़ाकू विमानों का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सैन्य और वायुसेना से जुड़े ठिकानों पर हमला करने की बंदिश थी। नमस्कार, हम आपके सामने ईमानदार और बेखौफ पत्रकार मिस्टर रवीश कुमार जी की नियोता जी खबर लेकर पहुंचे हैं। तो चलिए सुनते हैं खबर और खबर की तरफ चलते हैं। यह सेमिनार 10 जून को हुआ। 29 जून को द वायर की रिपोर्ट के साथ साथ इसे लेकर हंगामा मचता है। इस सेमिनार का वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ दिरगंतारा के यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है। Separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense is very important. As brought out by Bapa Tommy Domtomo that India lost lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 3 बड़े सवाल हो गए हैं। पहला, सीज फायर क्यों किया गया, इसमें ट्रंप की भूमिका क्या थी। ट्रंप अभी तक कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को धमकाकर सीज फायर कराया। दूसरा सवाल लड़ाकू विमानों के गिरने की संख्या को लेकर है। लेकिन तीसरा बड़ा सवाल सब पर भारी पड़ने जा रहा है। राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश की वजह से लड़ाकू विमान का गिरना तो बहुत गंभीर बात है। वायुसेना की अपनी चूक से विमान गिरे तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध में रणनीतिक चूक का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश की वजह से लड़ाकू विमान गिरा है तो यह साफ होना चाहिए कि इस हमले में राजनीतिक नेतृत्व की क्या भूमिका थी। क्या इसीलिए विमानों की संख्या नहीं बताई जा रही है क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व की बात होने लग जाएगी? क्या इसलिए भी विमानों की संख्या की बात नहीं हो रही है ताकि इस पर ज्यादा बात ना हो? अगर बात होने लग जाएगी, रणनीति पर आएगी और इस विषय के जानकार वायुसेना और राजनीतिक नेतृत्व के फैसले को भी ठीक से झांक कर देखने लग जाएंगे। कैप्टन शिव कुमार के बयान से हुए विवाद पर इंडोनेशिया में भारत के दूतावास का जवाब आया है। दूतावास ने कहा है कि हमने डिफेंस अटैचे की प्रेजेंटेशन के बारे में मीडिया में रिपोर्ट देखी है। उनके बयान के संदर्भ को बदलकर उन्हें कोट किया जा रहा है। मीडिया में छप रही रिपोर्ट उनकी प्रेजेंटेशन की मंशा और जोर का गलत वर्णन है। प्रेजेंटेशन में बताया गया था कि हमारे पड़ोस के कुछ देशों से उलट भारत की सेना एक नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करती है। इस प्रेजेंटेशन में यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकी ठिकानों पर हमला करना था और भारत का जवाब टकराव बढ़ाने वाला नहीं था। लेकिन जब खंडन जारी किया गया या सफाई जारी की गई तो इस पर क्यों नहीं कहा गया कि कैप्टन शिव कुमार ने राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों की बात की है। उन्होंने बाकी क्या कहा उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह बात है। इसे केवल आप संदर्भ के नाम पर खारिज नहीं कर सकते। दूतावास की तरफ से जो सफाई आई है वो अलग ही बात कर रही है। यहां बात हो रही है लड़ाकू विमानों के गिरने की, कितने विमान गिरे और राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश के कारण कितने गिरे। अगर बंदिश नहीं होती तो क्या विमान नहीं गिरता या वायुसेना का प्रदर्शन तब क्या होता? राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश की बात हो रही है, जबकि पूरे देश को यही बताया गया कि मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ था जो कि फैसला लेना है लीजिए, तो फिर बंदिश की बात कहां से आ गई? जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि उन्होंने सेना को हमला करने की खुली छूट दी थी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी।
और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। अब सेना के भीतर से ही आवाज आ रही है कि राजनीतिक बंदिश थी। कैप्टन शिव कुमार के इस बयान के बाद उन पुरानी तस्वीरों की याद आ गई जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जारी की जा रही थी। उन तस्वीरों से इतना तो पता चलता है कि सेना को भले खुली छूट दी गई थी, लेकिन बैठकों की तस्वीरें जारी की जा रही थीं। मीटिंग में क्या हो रहा था, क्या कहा गया, किसने क्या कहा, फैसला क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं आती थी। केवल फोटो और वीडियो जारी होता था। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी को बोलते दिखाया जा रहा था और बाकी को सुनते। जो हिस्सा जारी किया जाता था उसमें आवाज नहीं होती थी। कई तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सेना के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के अलावा कोई बोल नहीं रहा है और सेना के अधिकारी नोट्स लेते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जब इस वीडियो की आलोचना हुई तो नए वीडियो जारी किए गए जिनमें सीडीएस जनरल अनिल चौहान और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को बोलते हुए देखा जा सकता है। ये तस्वीरें इतना तो बताती हैं कि रणनीतिक फैसलों से राजनीतिक नेतृत्व ना अनजान होगा, ना इन दोनों के बीच दूरी थी। राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण कुछ लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा। इस बयान ने खुली छूट की अवधारणा पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बालाकोट हमले के समय खराब मौसम के चलते विशेषज्ञों की राय आई कि क्या हम डेट बदल दें, पर मैंने यानी प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक हमले की बात खुफिया बनी हुई है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि बादल और बारिश का एक बेनिफिट है कि हम बारिश से बच सकते हैं। ये मेरा रॉ विजडम है। सब उलझन में थे कि क्या करें। आखिर में मैंने कहा ठीक है, बादल है, जाइए चल पड़े। प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि इस बार उन्होंने सेना या वायुसेना को क्या आइडिया दिया था। इंडोनेशिया में डिफेंस अटैचे की बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और उसके कई नेताओं ने सरकार से सवाल पूछे हैं। राजनीतिक नेतृत्व की लगाई बाध्यताओं के कारण भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाकू विमान गंवाए हैं। कैप्टन शिव कुमार की इस बात को कांग्रेस ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के उस बयान से जोड़ा है जिसमें उन्होंने फाइटर जेट के गिरने की बात मानी थी। कांग्रेस का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने इनकी सच्चाई रखनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और जवाबदेही से मुंह फेर रहे हैं। ऐसे में सवाल है, प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष को सच्चाई बताने से क्यों इनकार कर रहे हैं? इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को क्यों खारिज कर दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री देश से क्या छिपा रहे हैं? हमारा सवाल यह भी है कि क्या सेना के भीतर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ अलग जानकारी है जिससे देश अनजान है और वो जानकारी इस तरह के बयानों से छलक कर सामने आ रही है? सेना अपनी जानकारी रोक नहीं पा रही है। शायद वह कुछ कहना चाहती है, क्योंकि सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान देश के बाहर सिंगापुर में राइटर्स को इंटरव्यू देते हैं और पहली बार स्वीकार करते हैं कि लड़ाकू विमान गिरा है। उनके जवाब से लगा कि एक लड़ाकू विमान गिरा है, लेकिन इंडोनेशिया में कैप्टन शिव कुमार कहते हैं कई विमान तो नहीं गिरे, कुछ विमान गिरे हैं। तो विमानों की संख्या को लेकर इतना रहस्य अभी तक क्यों है? जबकि सभी कहते हैं जब भी युद्ध होगा नुकसान होगा, तब फिर नुकसान के बारे में बताने में क्या दिक्कत है? क्या इसलिए दिक्कत है कि नुकसान की सही तस्वीर आने पर विश्लेषणों में राजनीतिक नेतृत्व का भी सवाल आ जाएगा। 31 मई को सिंगापुर में रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा था कि 7 तारीख को शुरुआती फेज में कुछ नुकसान हुए, लेकिन गिनती वो मायने नहीं रखती। जरूरी ये था कि वो नुकसान क्यों हुए और फिर हमने क्या किया, तब बताइए क्यों हुए, देश जानना चाहता है। जनरल अनिल चौहान आगे कहते हैं कि हमने टैक्टिक्स में सुधार किया और 7 और 8 मई को फिर से ऑपरेशन किया।
10 तारीख को बड़ी संख्या में अंदर घुसे, पाकिस्तान के एयर डिफेंस को पार किया और बिना किसी रोक टोक के गहरे स्ट्राइक किए। अब इसी बात को 10 दिनों के बाद कैप्टन शिव कुमार एक और तरह से दोहराते हैं, जिसका जिक्र सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किया था। नुकसान क्यों हुआ उसके बारे में एक इशारा कैप्टन शिव कुमार के इस प्रेजेंटेशन से मिलता है। क्या भारत की सेना का हमला सरकार की बंदिशों के कारण कमजोर हुआ, जिसे बाद में दुरुस्त किया गया और तब बड़ी तबाही मचाई गई सीमा पार? रणनीतिक जानकार ब्रह्मा चेलानी ने भी 13 जून को लिखा था कि भारत के शुरुआती हमले में सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करने के कारण ही भारत को विमानों का नुकसान उठाना पड़ा। चेलानी का कहना है कि बल प्रयोग अंतिम उपाय होना चाहिए, लेकिन जब उसका प्रयोग हो तो उसमें रणनीतिक स्पष्टता होनी चाहिए। सैन्य ऑपरेशन को ऐसे उद्देश्य हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए जो अपने आप में काफी हो। ऐसे ऑपरेशन को पूरा हो जाने के बाद किसी नैरेटिव पर निर्भर नहीं होना चाहिए जिसमें रोड शो करना पड़े और सांसदों के दल को विदेशी दौरे पर भेजा जाए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रोड शो भी लंबा नहीं चला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के दावों पर जनता के सवाल भारी पड़ गए। अब इसकी विजय यात्रा का जो भी जश्न है वो पेट्रोल पंप पर लगे पोस्टरों तक ही सिमट कर रह गया है, क्योंकि इतने सवाल आ गए हैं जिनका ठोस जवाब नहीं मिल रहा। आज तक नहीं बताया गया कि भारत को कितने और किन किन विमानों का नुकसान हुआ। आपको याद होगा, यूक्रेन ने रूस के हवाई अड्डों पर ड्रोन से हमला किया और कई लड़ाकू विमान तबाह कर दिए। रूस ने यह बात नहीं छिपाई, बल्कि बता दिया कि यूक्रेन के हमले में उसके कई विमान तबाह हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर और रूस यूक्रेन हमले के कुछ दिनों के बाद ही एक और सैन्य ऑपरेशन इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। भारत में कुछ लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन की रणनीति की तुलना की है। ऐसी तुलना से पहले ध्यान रखना चाहिए कि भारत का उद्देश्य क्या था और ईरान इसराइल का क्या था। भारत ईरान और इसराइल की तरह युद्ध तो नहीं चाहता था, लेकिन इसराइल भी ईरान को आतंकी देश मानता है, इसलिए भारत और इसराइल के ऑपरेशन की तुलना की गई। इसराइल के हमले के बाद रणनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने एक ट्वीट किया कि इसराइल की आबादी मात्र 1 करोड़ है, भारत की 140 करोड़, लेकिन दोनों के ऑपरेशन में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। ब्रह्मा चेलानी के कहने का मतलब है कि इसराइल ने एक झटके में ईरान की सैन्य लीडरशिप और उसकी सैन्य शक्तियों को काफी नुकसान पहुंचा दिया। ईरान के मिसाइलों के जखीरे पर हमला किया गया। बाद में यह रिपोर्ट भी आई कि ईरान के मिसाइलों के भंडार को नुकसान पहुंचाया गया है। चेलानी इससे तुलना करते हुए दिखाना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर व्यापक नहीं था। चेलानी के ट्वीट से यह बात निकल कर आती है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और भारत ने हमला किया 7 मई को। एक तरह से पाकिस्तान को 15 दिनों का अग्रिम नोटिस देकर हमला किया गया। उसमें भी कुछ आतंकी कैंप पर हमला किया गया। पाकिस्तान के हवाई रक्षा तंत्र को ध्वस्त नहीं किया गया। इस रणनीतिक चूक के कारण भारत को कुछ लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ। तब जाकर भारत के राजनीतिक लीडरशिप ने वायुसेना को पाकिस्तान के हवाई रक्षा तंत्र और वायुसेना के बेस पर हमला करने के लिए अधिकृत किया। मगर जैसे ही भारत की सेना को बढ़त मिलने लगी, अचानक ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया गया। मात्र 3 दिनों के भीतर भारत ने शुरू में साफ तो किया था कि उसका मकसद सैनिक ठिकानों पर हमला करना नहीं था, केवल आतंकी ठिकानों पर हमला करना था और उसमें सफलता मिली। यह भी कहा गया कि अगर भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ तो उसका उचित जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन बाद 8 मई को कर्नल सोफिया कुरैशी ने बयान दिया, बताया कि 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान द्वारा उत्तरी और पश्चिमी भारत में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले का प्रयास किया गया। हम आपको यहाँ 2 बयान सुना रहे हैं। पहला बयान 8 मई का है, जिसमें केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही जा रही है, और दूसरा बयान 9 मई का है, जिसमें पाकिस्तान के हवाई ठिकानों पर हमला करने की बात बताई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही
दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। तो इससे यह अंदाजा मिलता है कि भारत को रणनीति बदलनी पड़ी। हमले के पहले चरण और दूसरे चरण में काफी अंतर है। अब यह अंतर क्या इस वजह से है कि पहले चरण में राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश थी और दूसरे चरण में सेना ने अपने हिसाब से कार्रवाई की तो बड़ी सफलता मिली। इसके बारे में सरकार ही बेहतर बता सकती है। अब हम आतंकी ठिकानों को तबाह करने की खबर पर आते हैं। इस पर किसी को शक नहीं कि आतंकी ठिकानों को तबाह नहीं किया गया है, सब मानते हैं किया गया। लेकिन जागरण की एक खबर उस सफलता के स्थायी होने पर सवाल उठा रही है। आपको 29 जून के दैनिक जागरण की यह खबर देखनी चाहिए। पहली खबर है, इसकी हेडलाइन है, पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर में फिर तैयार हो रहा है आतंकी ढांचा। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह आतंकी कैंपों की मरम्मत में जुटी पाकिस्तानी सेना। जागरण ने यह खबर किसके हवाले से लिखी है जागरण ही जाने, लेकिन यह खबर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठा रही है। देश को बताया गया कि आतंकी ढांचा ध्वस्त कर दिया गया और जागरण लिख रहा है, तबाह आतंकी कैंपों की मरम्मत में जुटी पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तान छोटे आकार के नए आतंकी अड्डे भी बना रहा है। सरकार को इस खबर का भी खंडन करना चाहिए या विस्तृत सफाई देनी चाहिए कि अगर आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए तब फिर इतनी जल्दी कैसे बन रहे हैं। जब जागरण में खबर छप रही है तो बताना चाहिए कि भारत इसे लेकर आगे क्या कर रहा है। जागरण की यह खबर अनायास सवाल उठाती है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता क्या इतनी अस्थायी रही कि 2 महीने के भीतर पाकिस्तान मरम्मत करने लगा या नए ठिकाने बनाने लगा। अब आते हैं सीज फायर पर। यह सवाल तो है ही। रणनीतिक मामलों के कई जानकार यह सवाल उठा रहे हैं कि जब भारत ने बढ़त बना ली थी तो अचानक क्यों सीज फायर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत सरकार का हमेशा यही पक्ष रहा है कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क किया, युद्ध विराम का प्रस्ताव पेश किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए हमले को रोका गया। इस हिसाब से तो युद्ध विराम की घोषणा भारत या पाकिस्तान को पहले करनी चाहिए थी, लेकिन घोषणा की जाती है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा। 10 मई की शाम अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का एक पोस्ट आता है कि देर रात तक अमेरिका द्वारा मध्यस्थता करवाने के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं, जो फौरन लागू होगा। आपको याद होगा G7 की बैठक के बाद बयान जारी किया था भारत के विदेश मंत्रालय ने कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है, साफ किया कि सीज फायर में किसी का हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन उसके बाद भी ट्रंप लगातार बयान दिए जा रहे हैं, सीज फायर उन्होंने ही कराया। नया बयान तो और भी ज्यादा स्पष्ट है, कह रहे हैं मैंने व्यापार रोकने की चेतावनी दी, लड़ाई रुकवाई। व्यापार रोक देने की बात आ रही है, तभी विपक्ष पूछ रहा है क्या सीज फायर के पीछे कोई शर्त थी। That's what happened with India and Pakistan. I was negotiating with both of them, and I said to Scott, I said to Howard, cancel all deals with India and Pakistan. They're not trading with us because they're in a war. They called back, what do? I said, look, you want to have trade with the United States, it's great. But you want to go and start using nuclear weapons on each other? We're not going to allow that. And they both agreed. Both have great leaders. They both agreed not to do it. So we did a lot. 10 मई को ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के कुछ देर बाद अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने ट्वीट किया कि पिछले 48 घंटे से उपराष्ट्रपति वांस और मैंने भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से, विदेश मंत्री एस जयशंकर से, पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और असीम मलिक से बात की। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकार तुरंत सीज फायर के लिए राजी हो गए। जल्दी ही किसी तटस्थ स्थान पर दोनों देशों के बीच व्यापक मुद्दों पर चर्चा होगी। हम शांति का मार्ग चुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शरीफ की उनके विवेक और व्यवहारिकता की तारीफ करते हैं। इस बयान में तो दावा किया गया था
कि जल्दी ही तटस्थ स्थान पर दोनों देशों के बीच व्यापक मुद्दों पर चर्चा होगी। इसका अभी तक कुछ अता पता नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति के दावों का हाल अजीब है, मगर एक अंतर है, वे ट्रेड डील को लेकर लगातार बयान बदल रहे हैं, इसराइल को लेकर लगातार बयान बदल रहे हैं, समय सीमा को लेकर भी बयान बदल रहे हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर एक बार भी उन्होंने अपना बयान नहीं बदला। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है, ट्रंप 20 बार वही बयान दे चुके हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर के साथ लंच किया, लंबी बातचीत की और बैठक के बाद मुनीर की तारीफ कर दी। मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव में ट्रंप के हस्तक्षेप के लिए उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित कर दिया। अभी अभी कुछ समय पहले आसिम मुनीर ने कश्मीर को लेकर काफी भड़काऊ बयान भी दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी ट्रंप का शुक्रिया अदा कर चुके हैं। 20 जून को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज से कहा कि जब भारत ने नूर खान एयरबेस और शोरकोट एयरबेस पर हमला कर दिया, तब 45 मिनट के भीतर सऊदी प्रिंस ने डार को फोन किया, कहा कि मार्को रूबियो से आपकी बात हुई है, अगर वे यानी प्रिंस फैसल भारत से बात करने के लिए अधिकृत हैं तो जयशंकर को फोन करेंगे और बताएंगे कि हम युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं। डार कहते हैं, मैंने सऊदी प्रिंस को भारत से बात करने के लिए हां कहा और उन्होंने यह बात जयशंकर तक पहुंचा दी। इस बयान की भी काफी चर्चा है और यह बयान पाकिस्तान के डीजीएमओ से आए प्रस्ताव से काफी अलग है। इसी इंटरव्यू में इशाक डार यह भी कहते हैं कि ट्रंप ने अपना किरदार अदा किया, वह 13 बार क्रेडिट लेते हैं या 130 बार, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। मूल बात है कि ट्रंप क्यों बार बार कह रहे हैं, उन्होंने धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर जब ट्रंप को समझा दिया, बातचीत की, लंबी बातचीत की कि आग्रह पाकिस्तान की तरफ से हुआ था और सीज फायर भारत ने किया, तीसरे देश का हाथ नहीं था, तब भी ट्रंप अपना बयान बंद नहीं कर रहे हैं। I'm very happy about India and Pakistan because they actually have nuclear weapons. You know, when you talk about Iran, they were trying to get it, but India has nuclear weapons. Pakistan has nuclear weapons, high-level nuclear weapons both, and getting that solved was really great. We did it through trade, so it was a great thing. डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार के बयान पर सफाई देने से, सेना प्रमुख जनरल चौहान की बात पर कुछ बोलने से अच्छा है भारत सरकार को संसद के सामने सारी बातें रिकॉर्ड पर रखनी चाहिए, बताना चाहिए कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो कितना सही है और सरकार क्यों चुप हो जाती है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इन बड़े सवालों को ध्यान में रखिए। सीज फायर किसके दबाव में हुआ? जब भारत ने बढ़त बना ली थी तब क्यों हुआ? भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे? इसके बारे में आधिकारिक तौर से क्यों नहीं बताया जा रहा? और राजनीतिक नेतृत्व ने ऐसी कौन सी बंदिश लगाई जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान गिरे? प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह जवाब देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताना चाहिए कि आपने कहा था सेना को खुली छूट दी गई और सेना के अधिकारी कुछ और कह रहे हैं। इतना अंतर क्यों है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उम्मीद करता है आपको खबर पसंद आई होगी। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।